पिछले कई दिनों से मैं एक कहानी के ऊपर रिसर्च कर रहा था और जितना ज्यादा इस कहानी के बारे में मैं पढ़ता जा रहा था उतनी ही अजीबोगरीब चीजें सामने आना शुरू हो गई। मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए कि मैं ये बयान करूं तो करूं किस तरह से। और जितना ज्यादा आप इसके बारे में जानेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है मई सन 2000 की। एंटार्क्टिका, द फ्रोजन कॉन्टिनेंट, दुनिया की सबसे आइसोलेटेड जगह। यहां एमंडसन स्कॉट स्टेशन पर मौजूद हैं सिर्फ 49 लोग और उन्हीं 49 लोगों के दरमियान होता है साउथ पोल की तारीख का पहला रिकॉर्डेड मर्डर। रॉडनी मार्क्स एक 32 साल का ऑस्ट्रेलियन एस्ट्रोफिजिस्ट 11 मई के दिन अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद वो और उसका एक कॉलीग स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर ऑब्जर्वेटरी से पैदल वापस आ रहे थे कि रास्ते में अचानक रॉडनी की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। पहले सांस लेने में मुश्किल, फिर उसकी विजन, फिर शदीद पेट और जोड़ों का दर्द। देखते ही देखते उसके हाथ पांव जवाब देने लगे। स्टेशन पहुंचते ही रॉडनी सीधा मेडिकल फैसिलिटी गया और यहां ऑन ड्यूटी डॉक्टर रॉबर्ट थॉमसन मौजूद था। उसके जिम्मे स्टेशन की पूरी मेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। रॉडनी ने बताया कि उसने आखिरी बार 38 घंटे पहले शराब पी थी, लेकिन 38 घंटे गुजर चुके हैं। फिर भी डॉक्टर ने उसकी कंडीशन को अल्कोहल विड्रॉल समझकर उसको ज्यादा सीरियस नहीं लिया। रॉडनी को कुछ बेसिक मेडिसिन देकर डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन अगले कुछ घंटों में उसकी हालत मजीद बिगड़ना शुरू हो गई। यहां तक कि 12 मई को शाम 5:30 बजे रॉडनी को खून की उल्टियां आना शुरू हो गई। इमरजेंसी ट्रॉमा की टीम बुलाई गई। सैटेलाइट के जरिए बाहर के डॉक्टर से मशवरा किया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 12 मई की शाम रॉडनी मार्क्स को कार्डियक अरेस्ट हुआ और एमंडसन स्कॉट स्टेशन के छोटे से हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ दिया। रॉडनी की मौत के वक्त एंटार्क्टिका में पोलर नाइट चल रही थी, यानी 1 महीने से रात का मुसलसल समा था। सूरज नहीं निकलता था और ना कोई रोशनी हुआ करती थी। हवाएं 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलती थी और टेम्परेचर -70 डिग्री तक पहुंच जाया करता था। और सबसे खतरनाक बात यह कि यह कंडीशन अभी 5 महीना और चलनी थी। ऐसे मौसम में रॉडनी की बॉडी को शिफ्ट करने के लिए एयरक्राफ्ट का एंटार्क्टिका पर लैंड करना नामुमकिन था। यह सिर्फ लेट अक्टूबर में ही मुमकिन हुआ कि आखिरकार रॉडनी मार्क्स की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए न्यूजीलैंड मुंतकिल किया गया। लेकिन ऑटोप्सी के जो रिजल्ट सामने आए वो जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। आज रॉडनी मार्क्स की मौत को हुए 26 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है, पर ऑफिशियली ये केस अभी तक क्लोज नहीं हुआ। लेकिन बहुत से एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि रॉडनी की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी, उसे कत्ल किया गया था। लेकिन किस लिए और किसने उसे कत्ल किया ये कोई नहीं जानता या शायद जानना नहीं चाहता। क्या रॉडनी कुछ ऐसा जानता था जिसको जानने के बाद उसे रास्ते से हटाना जरूरी हो चुका था? रॉडनी की मौत को पहले सुसाइड और फिर बाद में नेचुरल डेथ डिक्लेयर करने की कोशिश की गई। उसके मरने के बाद उसके लिविंग क्वार्टर और उसके ऑफिस से सारी एविडेंसेस को गायब कर दिया गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2023 में अमेरिका की सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर कंपनी रेडियन के एक फॉर्मर एम्प्लॉय ने कुछ ऐसा बताया जिसने रॉडनी मार्क्स के केस को एक बार फिर से ओपन कर दिया है। रॉडनी की कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री की कहानी नहीं है, ये कहानी है एंटार्क्टिका में पिछले 100 साल से चलते हुए इंसानियत के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल ऑपरेशन की। ये कहानी है एलियन रेसेस की और दुनिया के सबसे बड़े पार्टिकल डिटेक्टर आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी की। कहानी क्या है आइए समझते हैं।
12 जून सन 2023 वॉशिंगटन डीसी नेशनल प्रेस क्लब का बॉल रूम रिपोर्टर्स और सहाफियों से भरा हुआ था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, नाम है डिस्क्लोजर 2.0। इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स थे डॉक्टर स्टीवन ग्रियर, एक यूफोलॉजिस्ट और डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट का फाउंडर। अगर आप डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट के बारे में नहीं जानते तो डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट डॉक्टर स्टीवन का एक इनिशिएटिव है जिसका मकसद यूएफओज और दूसरे एलिजिड सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की इंफॉर्मेशन को पब्लिक के सामने लाना है। इस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर स्टीवन ग्रियर के साथ कई रिटायर्ड मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स भी मौजूद थे। इन सब का दावा था कि वो ऐसे सीक्रेट प्रोग्राम्स के बारे में विटनेसेस हैं, उनकी इंफॉर्मेशन जानते हैं जिनकी इंफॉर्मेशन सालों से पब्लिक से छुपाई जा रही है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इस सब को डिस्क्लोज करने वाले थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले 2 घंटे तक जारी रहती है। एक एक करके मिलिट्री ऑफिशियल्स अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। कोई यूएफओज और यूएपीज की साइटिंग के बारे में बताता है, कोई क्लासिफाइड प्रोग्राम्स के बारे में बताता है, कोई बताता है कि किस तरह गवर्नमेंट उन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खामोश करवाने की कोशिश किए जा रही है। और फिर स्टेज पर आता है रेडियन का एक फॉर्मर कॉन्ट्रैक्टर, इसका नाम है एरिक हैकर। तकरीबन 5 मिनट तक अपनी टेस्टिमनी में एरिक कई एक क्लेम करता है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम, एल्फ ट्रांसमिटर्स, ग्रीन लेजर्स, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन सिस्टम्स और बहुत कुछ वो एक्सप्लेन करता है। एरिक के मुताबिक ये सब हिस्सा है एंटार्क्टिका के आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का। बाय द वे ये ऑब्जर्वेटरी उसी इमानसन स्कॉट साउथ पोल के स्टेशन पर मौजूद है जहां रॉडनी मार्क्स की मिस्टीरियस डेथ हुई थी। लेकिन इस कनेक्शन को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि न्यूट्रिनोज और न्यूट्रिनो डिटेक्टर असल में होता क्या है। आज तक की नोन साइंस के मुताबिक न्यूट्रिनोज यूनिवर्स के सबसे हल्के पार्टिकल्स समझे जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन से तकरीबन 10 लाख गुना हल्के होते हैं। इनका मास इतना कम होता है कि ये किसी दूसरे पार्टिकल से तकरीबन कभी भी नहीं टकराते। इस वक्त भी अरबों खरबों न्यूट्रॉन्स हमारे जिस्म के आर पार गुजर रहे हैं। जमीन के आर पार, बिल्डिंग्स के आर पार, हमारे आसपास मौजूद तकरीबन हर चीज के आर पार, और हमें इनका एहसास तक नहीं होता। अब जरा ये सोचें कि अगर कोई पार्टिकल सूरज या किसी दूसरी गैलेक्सी से अर्थ की तरफ सफर करता है, हमारी जमीन की तरफ, तो अक्सर वो रास्ते में किसी न किसी जगह पर रुक जाएगा, एटम से टकरा जाएगा, डस्ट से, गैस से, या मैग्नेटिक फील्ड उसका रास्ता बदल देंगी। यानी बहुत से पार्टिकल्स कभी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन न्यूट्रिनोज के साथ ऐसा कभी नहीं होता। ये इतने छोटे होते हैं कि बगैर किसी चीज के साथ इंटरफियर किए हमेशा अपने इंटेंडेड कोर्स पर चलते रहते हैं। इस सब को आप एक ट्रैफिक की एनालॉजी से समझने की कोशिश करें। यूं समझे कि अगर आपके पास एक बड़ी गाड़ी है और आप एक बड़ी गाड़ी चला रहे हैं तो चांसेस ज्यादा हैं कि आप ट्रैफिक जैम में फंस जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी इतनी छोटी है जो हर जगह से रास्ता निकालकर निकल जाती है, तो न सिर्फ आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे बल्कि बहुत दूर तक ट्रैवल कर लेंगे, जबकि बाकी सबको ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा। न्यूट्रिनोज भी कुछ इसी तरह से इस यूनिवर्स में सफर करते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट न्यूट्रिनोज को यूनिवर्स के मैसेंजर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये उन जगहों से इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं जहां तक लाइट भी नहीं पहुंच पाती है। एक्सप्लोडिंग स्टार्स, ब्लैक होल्स और यूनिवर्स के सबसे वायलेंट और दूर दराज के इवेंट्स। अब बात करते हैं आइस क्यूब की। एंटार्क्टिका में मौजूद आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर मौजूद है। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन के मुताबिक आइस क्यूब का काम सिर्फ स्पेस से आने वाले न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करना है। लेकिन एरिक हैकर के मुताबिक कहानी कुछ और है। उसका कहना है कि आइस क्यूब सिर्फ न्यूट्रिनोज को रिसीव नहीं करता है, ये उन्हें फायर भी कर सकता है। मतलब बिल्कुल ऐसे ही जैसे मिसाइल को फायर किया जाता है, लेकिन फर्क इतना है कि मिसाइल नजर आ जाता है, बुलेट डिटेक्ट हो जाती है, लेकिन न्यूट्रिनोज
उनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। यानी एक ऐसी इनविजिबल प्रोजेक्टाइल बनती है जिसे आप डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम कहते हैं, या फिर इनके लिए ड्यूज का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक ऐसा वेपन सिस्टम जो ट्रेडिशनल मिसाइल या बॉम्ब के बजाय एक हाई स्पीड, एक हाई एनर्जी पार्टिकल या एनर्जी बीम का यूज करके अपने टारगेट को हिट करता है। अब अगर ओवरऑल देखें तो कुछ हद तक तो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स पहले से यूज हो रहे हैं, यानी हाई एनर्जी लेजर्स और इलेक्ट्रॉन बीम को ड्रोन्स वगैरह को हिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर इसी टेक्नोलॉजी को न्यूट्रिनोज या उनसे भी किसी छोटे पार्टिकल पर शिफ्ट कर दिया जाए तो थ्योरेटिकली ऐसे वेपन्स का इंपैक्ट और रेंज अनबिलीवेबली डिस्टर्बिंग हो सकती है। एरिक हैकर के मुताबिक आइस क्यूब में ऐसे वेपन सिस्टम पहले से मौजूद हैं। यहां तक कि उसका कहना है कि 2010 और 11 में न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में जो अर्थक्वेक्स आए थे जिसमें 185 लोगों की जान गई, वो भी आइस क्यूब के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का एक एक्सीडेंटल फायरिंग थी और उस फायरिंग का नतीजा थे। सैडली एरिक की टेस्टिमनी यहां पर खत्म नहीं होती। अगर आपने मेरी वीडियो प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा पर देखी है तो वो आपको बताती है कि दुनिया के एलीट आपकी कंसेंट के बगैर कैसे माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करते हैं। एरिक हैकर अपने आप को प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा का एक सर्वाइवर बताता है और उसका कहना है कि दुनिया के एलीट और ये दुनिया के चंद ग्रुप्स प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा जैसे इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के पीछे हैं। आज एंटार्क्टिका में मौजूद इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिसके सामने MK अल्ट्रा भी बच्चों का खेल लगता है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है वॉइस टू स्कल ट्रांसमिशन यानी V2K। इसका जिक्र मैंने अपनी प्रोजेक्ट ब्लू बीम की वीडियोस में भी किया था, लेकिन आइए अब जरा इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। बेसिकली कुछ एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिन्हें एल्फ वेव्स कहा जाता है। इन्हें टारगेट किया जा सकता है ह्यूमन ऑडिटरी कॉर्टेक्स पर, यानी हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो कानों से आने वाले ऑडिटरी सिग्नल्स को रिसीव करता है। आमतौर पर जब भी आप कोई आवाज सुनते हैं तो वो पहले आउटर ईयर, फिर मिडिल ईयर और फिर इनर ईयर से होती हुई ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक पहुंचती है। यही ब्रेन उस सिग्नल को प्रोसेस करता है और हमें पता चलता है कि हमने क्या सुना है। लेकिन V2K जैसी टेक्नोलॉजीज में यही काम डायरेक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के जरिए किया जाता है, यानी कानों के पूरे हेयरिंग मैकेनिज्म को बाईपास करके सिर्फ वेव्स के जरिए सामने वाले के ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक सिग्नल को भेजा जा सकता है। लेकिन ये आम आवाज की तरह बिल्कुल हमें फील नहीं होता। यानी V2K से जो सिग्नल भेजा जाता है वो टारगेट तो आपके ऑडिटरी कॉर्टेक्स को ही करता है, लेकिन सुनने वाले को लगता है कि ये शायद उसके अपने दिमाग ने खुद एक ख्याल को क्रिएट किया है, जैसे वो खुद से बात कर रहा हो। अब जरा सोचें कि अगर किसी के पास की पावर मौजूद हो और वो अपने आइडियाज बगैर बोले, बगैर आपके सुने सीधा आपके दिमाग में डाल सकता है और आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये तो आपकी अपनी सोच है, तो वो फिर आपके ऊपर किस हद तक कंट्रोल हासिल कर सकता है। एरिक हैकर का दावा है कि आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी में ऐसी एल्फ पार्टिकल बीम्स जनरेट करने की कैपेबिलिटी मौजूद है जो ह्यूमन ऑडिटरी कॉर्टेक्स को इजीली टारगेट कर सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, उसका ये भी कहना है कि अब एडवांस्ड एल्गोरिथम की मदद से माइंड कंट्रोलिंग सिग्नल को एक पूरे जियोग्राफिकल रीजन में एक्टिवेट किया जा सकता है। यानी अपेरेंटली एंटार्क्टिका में लगा हुआ ये पार्टिकल डिटेक्टर जब चाहे पूरे रीजन के थॉट्स, उनके आइडियाज, उनकी परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, यानी अपनी मर्जी से लोगों के फैसले करवा सकता है। वॉर्स, इलेक्शन, पब्लिक सेंटिमेंट, आइडियोलॉजीज, मोरालिटीज, इन सब की डायरेक्शन बदली जा सकती है और वो भी बगैर किसी को पता चले। अब जरा रॉडनी मार्क्स पर वापस आते हैं। रॉडनी की मौत के 5 महीने के बाद आखिरकार उसकी ऑटोप्सी की रिपोर्ट सामने आ गई और रिजल्ट था एक्यूट मेथनॉल पॉइजनिंग।
रिपोर्ट के मुताबिक उसके सिस्टम में मेथनॉल की क्वांटिटी लगभग एक पूरे वाइन ग्लास के बराबर थी। रॉडनी अपने डे टू डे लैब वर्क में मेथनॉल यूज करता था, लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी उसके सिस्टम में मिलने का सिर्फ एक ही मतलब था कि मेथनॉल उसके जिस्म में डेलिब्रेटली गया था, या फिर रॉडनी ने खुद उसे पिया था, या फिर किसी ने उसको शायद धोखे से पिला दिया था। यहां सुसाइड थ्योरी इसलिए भी काम नहीं करती कि अगर उसने खुद जानकर मेथनॉल पिया था तो फिर वो डॉक्टर के पास क्यों गया था। हाँ, ये जरूर मुमकिन है कि उसने गलती से मेथनॉल को वाइन समझकर पी लिया हो, लेकिन रॉडनी की मौत से पहले और उसके फौरन बाद कुछ ऐसे वाकयात हुए जिससे उसकी एक्सीडेंटल डेथ के चांसेस और भी कम हो जाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर रॉडनी को मेथनॉल पॉइजनिंग हुई थी तो वो एक सैंपल ब्लड एनालाइजर से फौरन डिटेक्ट हो सकती थी, लेकिन जिस दिन रॉडनी बीमार हुआ था उस दिन एनालाइजर की बैटरी इत्तेफाक से डेड हो गई थी। और अब एक और अजीब इत्तेफाक कि रॉडनी की मौत के कुछ ही घंटों के अंदर उसके दफ्तर और उसके लिविंग क्वार्टर्स उसको फौरन साफ कर दिया गया। तमाम मेथनॉल बॉटल समेत जिन पर फिंगरप्रिंट्स डिटेक्ट हो सकते थे। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ये दी गई कि क्लीनिंग स्टाफ को क्राइम सीन को प्रिजर्व करने की प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं समझ में आई थी। इसके अलावा एक और अजीब इत्तेफाक, डॉक्टर रॉबर्ट थॉमसन, जिसने रॉडनी का इनिशियल ट्रीटमेंट किया था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो ब्लड एनालाइजर को मेंटेन करके रखे ताकि 49 लोगों की जिंदगी को महफूज बनाया जा सके, कुछ साल के बाद अचानक पब्लिक रिकॉर्ड से ये डॉक्टर साहब का वजूद एकदम से गायब हो जाता है। और तो और रॉडनी की डेथ के कुछ ही वक्त के बाद यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एक ब्लाइंड स्टेटमेंट इशू कर दी कि रॉडनी की मौत नेचुरल कॉजेस की वजह से हुई थी। किसी ने नहीं पूछा कि अगर कॉज ऑफ डेथ अभी तक इस्टेब्लिश ही नहीं हुआ है तो नेचुरल डेथ का कंक्लूजन इतनी जल्दी किस बुनियाद पर दिलवाया गया। उसके अलावा जब इन्वेस्टिगेटर्स ने रॉडनी के 49 फेलो क्रू मेंबर से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की तो एनएसएफ ने उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ऑर्डर और पब्लिक प्रेशर के बाद कॉन्टैक्ट दिए तो गए, लेकिन 49 में से सिर्फ 13 लोगों ने रिस्पॉन्स दिया और उनकी टेस्टिमनी से भी इन्वेस्टिगेशन को कोई खास लीड नहीं मिल सकी। फिर 23 साल के बाद कहानी में एंट्री होती है एरिक हैकर की, लेकिन एरिक हैकर की टेस्टिमनी को समझने और पढ़ने के बाद ये क्लियर नहीं कहा जा सकता कि ये सच है या झूठ। वो फैसला आपने करना है। आई एम नॉट प्रेजेंटिंग ऑल ऑफ देम एज अ फैक्ट टू यू, लेकिन सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। सेम एमंसन स्कॉट स्टेशन का एम्प्लॉय और उसके बाद कई सवालात ने इस टेस्टिमनी के बाद जन्म लिया कि क्या रॉडनी मार्क्स आइस क्यूब के बारे में कुछ ऐसा जानता था जो दुनिया की कंट्रोलिंग पावर्स उस वक्त दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती थी। एरिक हैकर खुद एक फॉर्मर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है। अगर इतनी एलिजिडली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक कॉन्ट्रैक्टर तक पहुंच सकती है तो रॉडनी मार्क्स, जो आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी का एक फर्स्ट हैंड एम्प्लॉय था, वो कितना कुछ जानता होगा और क्या उसकी नॉलेज के वाकई वो कीमत थी जो उसने अपनी जान से चुकाई थी। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि रॉडनी की बॉडी को जानबूझकर 5 महीने एंटार्क्टिका में रखा गया ताकि सारे सबूत मिटाए जा सके। अब हकीकत क्या है ये कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकता और किसी के लिए भी इस पर बात करना मुश्किल है, लेकिन इतनी सारी बातों के बाद इतना जरूर कहा जा सकता है कि एंटार्क्टिका सिर्फ बर्फ से ढका हुआ एक वंडरलैंड नहीं है। यहाँ यकीनन कुछ ऐसा तो चल रहा है कि जिसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक से छुपाई जाती है।